नमस्कार। खास खबर में आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के इजराइल दौरे पर जा रहे हैं। अभी फिलहाल जो भी वैश्विक परिस्थितियां हैं, वैश्विक राजनीति की बात करें या फिर इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध हुआ है, रूस और अमेरिका जिस तरह से अपना प्रभुत्व पूरे दुनिया में बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में भारत का इजराइल दौरा और ऐसे में भारत के राजनीतिक और साथ ही हमारे सामरिक रिश्ते किस तरह से उन पर असर पड़ेगा, इन सभी को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ विशेषज्ञों का एक पैनल जुड़ा हुआ है। उन सभी से आपका सबसे पहले परिचय करवा देते हैं। विदेश मामलों के जानकार गौरीशंकर गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एयर कमोडोर चंद्रमौली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं रक्षा मामलों के जानकार के तौर पर, और डॉक्टर कपिल आनंद जी अभी हमारे साथ जुड़ेंगे विदेश मामलों के जानकार के तौर पर। अब सबसे पहले गौरीशंकर जी आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि ये सिर्फ सामरिक यहाँ पर समझौते नहीं होंगे। फिलहाल जो सिनेरियो चल रहा है और इजराइल जिन हालात से अभी कुछ दिनों में गुजरा है, आपको क्या लगता है, क्या ये जो दौरा है हमारा, ये अगर हम सिर्फ पश्चिम एशिया की बात करें तो वहां पर क्या हमारी जो भारत की एक मल्टी अलाइनमेंट नीति है जिसको मोदी फॉलो कर रखे हैं, उसको और मजबूत करता हुआ नजर आता है आपको? नमस्कार प्रभात जी, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, इस पॉलिसी को हेक्सागोन पॉलिसी का नाम दिया गया है। अभी आपने देखा कि अभी वो पार्लियामेंट्री कंसल्टेटिव कमेटी की मीटिंग थी, उसमें ये प्रश्न उठा था कि पीएम मोदी इस समय क्यों जा रहे हैं वहां पे। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, अपन सभी लोग जानते हैं कि ईरान और यूएस के बीच में बहुत बड़ा तनाव अभी चल रहा है। 3 एयरक्राफ्ट कैरियर खाड़ी के अंदर खड़े हैं और इजराइल नेचुरली उसके अंदर बड़ा डीपली इन्वॉल्व है। और उनकी चर्चाएं जो अभी तक चली हैं जेनेवा में और उसके पहले ओमान में, उनमें अभी कोई सफलता मिली नहीं है। तो इन परिस्थितियों के अंदर प्रधानमंत्री जी जोखिम लेके वहां क्यों जा रहे हैं? तो पहली चीज तो इसको समझें। देखिए, हमारे रिलेशन अरब देशों से बहुत अच्छे हैं। अभी आपको सभी को पता है कि अरब विदेश मंत्रियों का भारत के अंदर एक बड़ा सम्मेलन हुआ था कुछ दिन पहले, और उसके बाद यूएई के राष्ट्रपति हमारे यहाँ आए थे। और उसके बाद हमने ईरान को भी सपोर्ट किया था जब ह्यूमन राइट्स इश्यू के ऊपर उनको हमने फेवरेबल वोट दिया था। तो हमारा इन अरब देशों से काफी घनिष्ठ संबंध पहले से रहा है। इजराइल से हमारा संबंध पिछले करीब 3 दशक से बहुत घनिष्ठ बनता चला आ रहा है। 92 में हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस बने। 2017 में प्रधानमंत्री पहली बार इजराइल गए थे, इनका दूसरा विजिट है। उनके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के कई विजिट इस बीच में हो चुके हैं। अब हमारा इजराइल के साथ जो है वो कई तरह का संबंध है। पहला तो यह है कि व्यापार हमारा करीब 8 से 10 बिलियन डॉलर का व्यापार है एनवर्ड, ये डिफेंस को छोड़ के, डिफेंस के अलावा। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी बहुत अच्छे हैं। और इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारी बहुत गहरी सहयोग है। उनका जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है और जो उनकी टेक्नोलॉजी है ड्राई लैंड फार्मिंग की, वो हमको बहुत मदद करके हमारी एग्रीकल्चर को उत्थान करने में काम कर रही है। हमने इसकी टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट उनसे काफी इसके ऊपर लिया है। और तीसरा आतंकवाद का सबसे बड़ा मामला है। देखिए, आतंकवाद हमारा भी दुश्मन है और इजराइल का भी दुश्मन है। और आतंकवाद जो है, हमारे यहाँ पाकिस्तान में कई आतंकी संगठन बैठे हुए हैं और पाकिस्तान की सरकार और आर्मी उनके साथ मिलके और हमारे ऊपर हमला करते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो उसको डील करने के लिए हमें इजराइल के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध बनाए हुए हैं। तो अभी का जो विजिट है, इसको इस डायमेंशन में आप देखें कि ये व्यापार को भी बढ़ाएगा, I2U2 के जो मेंबर हैं उनके कोऑपरेशन को बढ़ाएगा, हमारे हमारे जो है एग्रीकल्चर सपोर्ट को बढ़ाएगा, लेकिन ज्यादा बहुत महत्वपूर्ण जो है वो है हमारे डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ाएगा। हमारे यहाँ S-400 का सिस्टम रशिया से आया, वो बड़ा कारगर साबित हुआ ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में। लेकिन वो सिस्टम जो है वो 40 से 400 किलोमीटर की रेंज की जो मिसाइल्स हैं, बड़ी मिसाइल्स, उनको कंट्रोल करने में, उनको ध्वस्त करने में अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जो छोटे जो शोल्डर हेल्ड मिसाइल्स हैं, या जो आतंकी संगठन छोटे छोटे मिसाइल्स डालते हैं, या छोटे ड्रोन भेजे जाते हैं, उनके लिए वो मिसाइल सिस्टम थोड़ा महंगा साबित होता है क्योंकि वो काफी एक्सपेंसिव है। उसके लिए जो आयरन डोम और आयरन बीम का जो सिस्टम है इजराइल के पास, वो इफेक्टिव भी है और सस्ता भी है। तो हमें ये दोनों सिस्टम चाहिए, S-400 भी चाहिए और आयरन डोम भी चाहिए। क्योंकि जो लोकलाइज्ड लोकेशंस हैं जहाँ पे छोटे अस्त्रों के से हथियारों से आक्रमण किया जाता है, वहां पे आयरन डोम और आयरन बीम बड़ा इफेक्टिव है।
और इस सिस्टम को ट्रांसपोर्ट करना भी इजी है। जैसे हिली इलाकों में आप जाएं, लद्दाख या ऊपर के इलाकों में, तो S-400 को ट्रांसपोर्ट करना बहुत मुश्किल होता है, जबकि इस सिस्टम को आप आराम से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो इन वजहों से ये सिस्टम हमें बहुत जरूरी है। और अभी आप जानते हैं कि पाकिस्तान में आतंकी संगठन वहां की सेना में इंटीग्रेट होते चले जा रहे हैं, तो उनका ज्यादा से ज्यादा उपयोग हासिम मुनीर किए जा रहा है। तो उसके लिए हमें इस सिस्टम की बहुत जरूरत है, तो इसके बारे में बात होगी। दूसरा ये मैं मानता हूं कि मिडिल ईस्ट में स्थिरता और शांति के बारे में भी बातचीत जरूर होगी। प्रधानमंत्री जी ये चाहेंगे कि जो ईरान और यूएस और इजराइल का जो मसला है वो बिना युद्ध में जाए, अगर डिप्लोमेटिक तरीके से किस तरह से सोल्व हो जाए तो वो सभी के लिए हितकर होगा। तो वो चाहेंगे कि थोड़ा प्रेशर इसके ऊपर, इस मामले में डाला जाए दोनों साइड्स के ऊपर। तो ईरान से भी हमारी बातचीत चल रही है। आपने हमारे डेप्यूटी NS से अभी गए थे वहां पे, और फोन से भी बातचीत हुई है हमारे विदेश मंत्री और उनके विदेश मंत्री के बीच में। तो अभी इजराइल के साथ ये चर्चा होगी। तो चाहेंगे कि अस्थिरता नहीं आए, क्योंकि मिडिल ईस्ट में हमारा बहुत बड़ा स्टेक है। गल्फ कंट्रीज में हमारे देखिए करीब 2 करोड़ लोग वहाँ एम्प्लॉयड हैं, सब कंट्रीज में मिला के। सऊदी अरेबिया, यूएई तो बहुत बड़े एम्प्लॉयर्स हैं, और हमारा ट्रेड भी बहुत बड़ा है उनके साथ। ऑयल इंपोर्ट्स बहुत बड़े हैं वहां से, गैस के इंपोर्ट्स बहुत बड़े हैं। तो हमारी जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है वो इस रीजन से बहुत ज्यादा है, तो उसमें अस्थिरता नहीं आए, इसलिए वो चाहेंगे कि इसको शांतिपूर्ण तरीके से समाधान किया जाए। तो मैं मानता हूं कि इन कारणों से प्रधानमंत्री जी रिस्क लेकर भी, जबकि ऐसा लग रहा है कि वार किसी भी समय चालू हो सकता है, इन परिस्थितियों में भी वो वहां पे विजिट करने के लिए जा रहे हैं। तो इसका जरूर एक बहुत महत्वपूर्ण कारण ये भी होगा, मेरा ये मानना है प्रभात जी। बिल्कुल। चंद्रमौली जी आपके पास आएंगे। देखिए, एक जो मैं सवाल आपके पास लेकर आने वाला था उसकी भूमिका गौरीशंकर जी ने रख दी। S-400 जैसे पाकिस्तान के साथ अभी जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर जब हमको करना पड़ा, उस दौरान भारत की बॉर्डर को रक्षा, एक तरह से रक्षा सूत्र में बांधा था, एक रक्षा कवच दिया था S-400 ने। अब आपको क्या लगता है, अब जब हम आयरन डोम को लेकर, जैसे उन्होंने बताया कि उसको एक अपनी विशेष तकनीक के तौर पर मानता है, लेकिन भारत उसके साथ मेड इन इंडिया या फिर मेक इन इंडिया, इसको लेकर भी आगे धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। डिफेंस को मजबूत करने के लिए ये जो हमारा दौरा है प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री का, आयरन डोम की बात करें या फिर दूसरी तकनीकों के आदान प्रदान की बात करें रक्षा क्षेत्र में, कितना महत्वपूर्ण आप इस दौरे को मानते हैं, और क्या डिफेंस डील ऐसी हो सकती है जो भारत को महत्वपूर्ण जगहों पर, महत्वपूर्ण मुकाम तक रक्षा, अगर हम क्षेत्र की बात करें तो बहुत मजबूती दे सकती है? जी जय हिंद। मैं इस मामले में सहमत भी हूं, और मैं प्रधानमंत्री मोदी जी की विजिट का ये कारण नहीं मानते हुए, मैं कम मानते हुए मैं क्या सोचता हूं कि इजराइल अपनी चीज बेचने में, हवाई जहाज तो वो बना के बेचता नहीं है, वो हवाई जहाज अपने भी खुद खरीदता है। वो खरीद करके उसमें आई लगाता है, यानी कि इजराइल मॉडिफाइड हो जाता है। जैसे हम Su-30 MKI हमारा है, उसी तरह से उनका भी आई होता है, तो F-15I और इस तरह से अपना F-35I, तो वो अपना मॉडिफाई में उस्ताद है वर्ल्ड के अंदर एवियोनिक्स में। और आज के जमाने में लड़ाई ब्रूट मुक्केबाजी से नहीं होती है, वो दिमाग से होती है, यानी कि AI, कंप्यूटर्स, उनको किस तरह से जैम करना, किस तरह से मिसाइल्स को डेवलप करना, किस तरह से मिसाइल को गाइड करना, तो बहुत चीजें होती है। इजराइल इसमें मास्टर है। तो मुझे क्या लगता है, प्रधानमंत्री जी की विजिट का साथ में कुछ खरीदने की बजाय, आयरन डोम टाइप कुछ खरीदने की बजाय, उनकी तकनीकी आएगी अपने देश के अंदर, क्योंकि लगता है कि हमारे DRDO वाले लेजर बना चुके हैं, जो न्यूसेंस वैल्यू वाले जो ड्रोन्स होते हैं उनको मारने के लिए बहुत सस्ता होता है। इसलिए जैसे बताया स्पीकर ने कि S-400 तो ऑफ कोर्स बड़े जहाजों के लिए होता है और बड़े मिसाइल के लिए होता है, जो ऊपर से जो क्रूज मिसाइल अगर आ रहा है, या ऊपर से अगर ऊपर से स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटोस्फीयर ऊपर से अगर मिसाइल लगाते हैं, तो उन मिसाइलों के लिए ये इंपॉर्टेंट है, महंगा भी होता है। और जैसा स्पीकर ने बताया, ट्रांसपोर्टेशन भी इसके लिए भारी होता है। तो हमको चाहिए छोटी चीज, छोटे आने वाले ड्रोन्स के लिए, छोटे मिसाइलों के लिए, जो आतंकी और इस तरह से देश में जो घुसेंगे। इसके लिए इजराइल के पास टेक्नोलॉजी, आयरन डोम बहुत महंगा है, आयरन जो बीम उन्होंने बनाई है वो सस्ती है, लेकिन साथ साथ हमारे DRDO ने भी बनाई है उसको, लेजर बीम वाला। तो ये हमको लार्ज स्केल प्रोडक्शन चाहिए, ताकि गुजरात से लेकर के उत्तर तक हमको हर यूनिट में चाहिए। बिकॉज आप एक दे दोगे तो
5, 7, 10, 15 किलोमीटर उस करेगा, उसके बाद में क्या, हमारे बॉर्डर तो बहुत लंबी चौड़ी है। इसलिए इजराइल को तकनीकी सहायता के लिए शायद ये बात होगी कि हमें वो चीज दो जो हमारा प्रोडक्शन फास्ट हो जाए और हम अपने ही देश की मेड इन इंडिया चीज वहां पे लगाएं। एक तो ये हो गया। दूसरा, हमारे जहाज अभी रफेल आ चुके हैं और रफेल में हमारे पास में उसको मॉडिफाई करने की कोई वो नहीं है, हमारे पास परमिशन नहीं है, जो आया वो उसी को रखना पड़ेगा। Su-30 हमारे थे, हम बना रहे थे, हमारे पास परमिशन थी, तो हमने उस पे ब्रह्मोस लगा दिया। तो ब्रह्मोस लगा करके उसने वंडर दिखा दिया इसमें ऑप सिंधु के अंदर। इसी तरह से हम चाहते हैं कि कुछ मॉडिफिकेशन इजराइल के थ्रू अपने जहाजों में भी कर सके। जैसे हमारे पास में अभी तेजस मार्क 2 आ रहा है, उसमें क्या क्या करना है, तो इस मामले में इजराइल हमको दे सकता है। तो मुझे क्या लगता है प्रभा जी, कि प्रधानमंत्री की विजिट, जो एक पॉलिटिकल विजिट और डिप्लोमेसी विजिट और सऊदी अरब के मतलब अरब कंट्रीज की विजिट, और जैसे बताया स्पीकर ने, वॉर के टाइम में, यानी कि इजराइल ईरान पर अटैक करने वाला है और हमारे प्रधानमंत्री वहां उतर रहे हैं, तो ये इस हॉट सीजन में जाने का मकसद ये है कि इनकी वार्ता को करके उसको दबाया जाए। और साइड ट्रैक में देखो, सबसे पहली उनकी प्राइवेट मीटिंग है विद नेतन्याहू साहब। जैसे उतरेंगे सबसे पहले उनकी मीटिंग है विद द प्राइम मिनिस्टर, अलग से मीटिंग, प्राइवेट मीटिंग है वो, उसमें सब डिस्कशन हो जाएगा, जो करना है इसको, जो करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये ईरान के ऊपर भी बात करेंगे और ये लड़ाई झगड़े में है, क्योंकि हमारे देश की सबसे बड़ी जीत तब होगी कि प्रधानमंत्री वहां जाए और नेतन्याहू साहब कहेगा अच्छा ठीक है, अभी इसको कूल डाउन करते हैं, अटैक अभी नहीं करेंगे, ईरान को ये समझा दो, या हम ऐसा, मतलब कुछ तरह की बात अगर डिप्लोमेटिक में, डिप्लोमेसी हो सकती है वहां पर। सबसे बड़ी जीत हमारे प्रधानमंत्री की होगी अगर इनके जाने के बाद में, अगर ये अटैक वाटैक जितने भी उनके शिप्स वहां पहुंचे हुए सब अगर काम डाउन वगैरह हो जाए, तो बहुत बड़ी विजिट होगी। ईरान हमारे पैर पड़ जाएगा आकर के। इसी तरह से इजराइल और अमेरिका भी कहेगा चलो तो उन्होंने मोदी अच्छा किया, अभी विश्वास है मोदी जी के ऊपर। लेकिन डिफेंस की जहां बात कर रहे हो, मुझे लगता है कि उनकी टेक्नोलॉजी हमारे पास में आएगी, उनके लोग यहाँ पे ट्रेन करेंगे, ताकि हमारा प्रोडक्शन, हमारी ओन चीजों का, भारत में निर्मित चीजों का बढ़ जाए और टेक्निकली हम काफी एडवांस हो जाएं। बिल्कुल। गौरी शंकर जी, देखिए अलग अलग संगठन बना रहे हैं। अमेरिका ने बोर्ड जो है, अपने ट्रंप जब सरकार आई तो उन्होंने, खैर ये पता लगा कि किसको डोमिनेट वो करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने एक बोर्ड ऑफ पीस बनाया। इजराइल भी एक नया गठबंधन तैयार करने की कोशिश कर रहा है। अगर ऐसा कुछ होता है, क्या लगता है भारत का क्या स्टैंड रहना चाहिए? देखिए, हम तो गठबंधन के हिस्से बनते नहीं, आप जानते हैं। हमारी जो पॉलिसी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की है, हर इश्यू के ऊपर अपन स्वतंत्र नीति अडॉप्ट करते हैं, किसी के साथ अलाइनमेंट नहीं करते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी के साथ ज्वाइन नहीं करते, ज्वाइन भी करते हैं जब हमारा, जैसे I2U2 जो है, उसमें हमारा पार्टिसिपेशन है, उसमें UAE और UK है साथ में, और इजराइल और इंडिया है। तो इनका जो संबंध है वो ये चाहता है कि हम इजराइल, इसमें, इस एरिया में स्थिरता हमारे हित में रहे, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा स्टेक इस एरिया में इन्वॉल्व है, हमारे व्यापार का भी है, हमारे लोगों का भी है। और मैं चंद्रा साहब से एग्री करता हूँ कि ये टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन इजराइल के साथ बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनके जो साइंटिस्ट हैं वो कई मायने में बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं। और अगर DRDO के साथ वो मिलके कोई नई टेक्नोलॉजी बना लें, जिससे कि इन छोटे आक्रमणकारियों को, जो छोटे छोटे इक्विपमेंट, ड्रोन्स या छोटे मिसाइल्स, और इनको इनके थ्रू टारगेट पे हमला करना चाहते हैं, उनको कंट्रोल करना किसी लोअर कॉस्ट पे हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो ये एक रीजन जरूर है। लेकिन मैं मानता हूं कि एक इनका बहुत बड़ा कारण है, ये चाहते हैं कि ये मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित हो, ये जो तनाव का वातावरण है ये कम रहे, और US और ईरान के बीच में जो तनातनी है उसको थोड़ा सा कम किया जाए। मैं मानता हूं कि ये एक बहुत बड़ा कारण है। अन्यथा तो प्रधानमंत्री जी इस समय वहां जाएं, ये मेरे समझ के बाहर की बात है, क्योंकि जो बाकी की चीजें हैं वो तो वेट भी कर सकते हैं, कुछ दिन आगे पीछे भी हो सकती हैं, लेकिन ये चीज जो है वो वेट कर नहीं सकती, क्योंकि ये तो बिल्कुल तलवारें खिंच चुकी हैं पूरी। अगर जेनेवा में जो 27, 28, 29 को जो मीटिंग है, उसमें अगर कोई नतीजा नहीं निकला, तो हो सकता है कि किसी तरह का आर्मी अटैक अमेरिका ईरान के ऊपर कर दे, जो टारगेट स्पेसिफिक अटैक कर शुरू कर दे, और उसके बाद एक बार वार शुरू करना तो संभव होता है, उसको वापस निपटाना, उसको कंट्रोल में लाना, उसको पूरी तरह से जीतना, ये बहुत मुश्किल होता है।
आप देखिए वो यूक्रेन रशिया का वार 4 साल से चल रहा है, अभी तक न किसी की जीत हुई पूरी तरह से और न उस वार को आप कंट्रोल कर पाए। तो इस तरह की सिचुएशन हम नहीं चाहते हैं कि गल्फ में आए, क्योंकि उससे हमारी इकोनॉमी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। हमारे जो लोग हैं उनको वापस आना पड़ेगा इस कंट्रीज में, हमारे ट्रेड को बहुत नुकसान पहुंचेगा। गल्फ कंट्रीज भी नहीं चाहते कि उनका डेवलपमेंटल जो प्रोसेस इतना तेजी से बढ़ा है वो अफेक्ट हो। और ईरान के पास क्या है कि सामरिक शक्तियां हैं, देखिए उनके पास मिसाइल्स भी हैं। वो अमेरिका के सामने कुछ भी नहीं है, मैं मानता हूं, लेकिन फिर भी वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, अमेरिका को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। और मेरे को लगता है कि वो गल्फ कंट्रीज में और टारगेट्स को भी निशाना बनाएंगे जहां पे अमेरिकन सिंबल्स हैं। तो इसराइल तो टारगेट पे होगा ही होगा, लेकिन दुबई और ऐसी जगह भी टारगेट पे आ सकते हैं जहां अमेरिकन सिंबल्स काम कर रहे हैं। तो ये चीजें हमारे लिए ठीक नहीं है। तो मैं मानता हूं कि एक इनका बहुत बड़ा उद्देश्य जरूर रहा होगा। बैकग्राउंड में बात उन्होंने अमेरिका से भी की होगी, बैकग्राउंड में ईरान से भी की होगी और इजराइल से होगी ही। तो ये एक मेरा मानना है कि इसको आप चाहे हमारी मध्यस्थता को रूप में देखें, या इसको हमारा गठबंधन के रूप में देखें, या हमारे आर्थिक और राजनीतिक हित के रूप में देखें, ये एक बहुत बड़ा स्टेप इसीलिए उन्होंने मेरे को समझ में आता है कि लिया है। जी चंद्रमौली जी, देखिए हम डिफेंस डील जो भी करेंगे वो तो खैर बाद में खुलासा होगा, लेकिन कोई भी डिफेंस डील दो तरह की मेहमत जैसे हर चीज के दो पहलू होते हैं। मुझे लगता है कि इसके भी दो पहलू होंगे। पहला पहलू तो ये है कि हमारी जो सामरिक शक्ति है, रक्षा जो क्षेत्र है वो मजबूत होगा, हम अपने आप को और सुरक्षित रख पाएंगे, लेकिन इसके साथ एक मैसेज भी डिलीवर होगा। क्या लगता है आपको, चाइना और पाकिस्तान सबसे ज्यादा अस्थिर जो रिश्ते रहे हैं हमारे इन दोनों पड़ोसी मुल्कों के साथ रहे हैं, शांत रहते हैं कई दिनों तक, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा कुछ कर बैठते हैं कि अस्थिरता दोनों तरफ आ जाती है। तो अगर जो भी डिफेंस डील होती है तो चाइना और पाकिस्तान इन दोनों को क्या खास मैसेज, जो सामरिक संदेश जिसको अगर हम ज्यादा साफ कहें, क्या सामरिक संदेश दोनों को जा सकता है? जी, चाइना एक अलग ही देश है। वो डायरेक्टली किसी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ता है। वो पाकिस्तान के थ्रू उसके मिसाइल टेस्ट कर रहा है, उसके रडार्स टेस्ट कर रहा है, उसके ड्रोन्स टेस्ट कर रहा है, उसकी टेस्टिंग चल रही है। वो किसी के थ्रू लड़ाई, जैसे ईरान में चाइना ने भयंकर सप्लाईज उनको कर दी है कि भाई ये लो वो लो ये लो वो लो, वो टेस्ट कर रहा है, उसको पैसा मिल रहा है, वो बिजनेसमैन है। लेकिन पाकिस्तान बिजनेसमैन नहीं है। पाकिस्तान बिना दिमाग का इंसान है जिसके अंदर ब्रूट फोर्स लगाना चाहता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान दक्षिण बलूचिस्तान से, पश्चिम ईरान से, अफगानिस्तान से और हमारे तरफ से इतना ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी अंडर प्रेशर है। ऑन इंटरनली लाहौर से लेकर के आप कहीं देख लो, उनके तबाही मची हुई है इमरान खान वगैरह को लेकर के। तो वो खुद डिस्टर्ब्ड है, लेकिन फिर भी मानता नहीं है। वो चाहता है कि बांग्लादेश में किसी तरह से फिर से घुसे, यूनिस्टाइन में घुसे हुए थे तो घुसेगा। तो इजराइल से हमारे रिश्ते में सबसे ज्यादा अगर किसी को दर्द होता है वो है पाकिस्तान को। पाकिस्तान बिल्कुल नहीं चाहता है कि हिंदुस्तान और इजराइल, जो शुरू से हमारे दोस्त रहे हैं, और वो भी ये जानता है कि कारगिल से लेकर के कहीं भी होता है तो हमारी मदद हमेशा टेक्नोलॉजिकली इजराइल ने की थी। अमेरिका ने तो हमारे जीपीएस को भी वो बैन कर दिया था। हमारे तो जहाज की एक्यूरेसी खत्म होने वाली थी उसमें कारगिल के अंदर। उनसे हम जीपीएस की एक्यूरेसी होती है कार चलाने के लिए, वॉक करते हैं उसके लिए 2 4 10 मीटर की होती है, और 10 मीटर बहुत ज्यादा होता है। हिल के ऊपर ऐसा हिल अगर होता है तो अगर यहाँ बॉम्ब गिराना है तो 10 मीटर मतलब यहाँ, मतलब वो नीचे आके वो वैली, नीचे आके वैली में गिरेगा, क्योंकि हिल ऐसे होते हैं। हमको एक्यूरेसी नहीं थी, एक्यूरेसी हमारे को, लेकिन इजराइल ने हमारी मदद की थी। किस तरह से की थी ये लिखा हुआ है, हम लोग उसको देख सकते हैं। लेकिन इजराइल हमारा साथी है, इसलिए पाकिस्तान को सबसे ज्यादा खटपट है। और जो चाइना है उसको, जैसे वो तो बिजनेसमैन है, उसको एक्चुअली सही स्पीकिंग चाइना और इजराइल भी अच्छे दोस्त हैं। चाइना के लोग वहां पे ट्रेनिंग करते हैं, मतलब इजराइल के अंदर ट्रेनिंग करते हैं। तो चाइना और इजराइल भी बिजनेसमैन है, वो भी जो बिजनेसमैन है, उसको जो खरीदेगा उसको दे देंगे। लेकिन इसको कितना देना है वो ये जानते हैं। इसको इतना नहीं दूंगा, इसको इतना नहीं दूंगा, ये सब वो जानते हैं इस चीज को। तो मेरे को क्या लगता है, चाइना और पाकिस्तान में पाकिस्तान सबसे दुखी है इस विजिट से। और जैसे भी हम बात कर रहे हैं कि इस मौके पे ईरान के ऊपर अटैक करने वाला खुद देश है इजराइल, और पहला अटैक वो करेगा, ये करेगा, और हमारे प्रधानमंत्री वहां पहुंच रहे हैं। तो ये पॉलिटिकल बहुत बड़ा गेम हो सकता है, गेम चेंजर हो सकता है।
हमारे मोदी जी का नाम बहुत ऊपर हो सकता है अगर ये गेम चेंज कर दें तो। और जहां पे साइडलाइन में जो बातें होगी हमारे, देखो स्प्रिंकलर इजराइल से है, स्प्रिंकलर हमारे देश से कई चीफ मिनिस्टर वहां घूमते रहते हैं वहां पे, ये हम पपीता कैसे उगाते हैं, सेब कैसे उगाते हैं, कम पानी में फलाना कैसे होता है, ऑलिव की खेती। हमारे यहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हमारा है ये यहाँ से जयपुर से करीब 50-60 किलोमीटर दूर, वहां पे ऑलिव्स उगाए उन लोगों ने, वहां पे अपना सेंट्रल एक्सीलेंस कहते हैं उसको। सो हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं इजराइल से बाकी चीजें भी आए। इन द साइड लाइन में हमारे मिलिट्री की बातें भी हो रही है, और खासकर अब एआई आने के बाद में हम वर्ल्ड लीडर एक तरह से एआई के डिक्लेयर हो गए हैं, और इजराइल पहले से एआई में एक्सपर्ट है। तो अब हमारी विजिट वहां पे एज एआई का नेता मोदी जी वहां जा रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बहुत तगड़ा होगा, और इस टेक्नोलॉजी से हमारे डिफेंस प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा बूस्ट होगा, हाई क्लास टेक्नोलॉजी हमारे पास में आ जाएगी, ये बात की बहुत खुशी है। जी गौरीशंकर जी, क्या लगता है आपको? देखिए गल्फ कंट्रीज को लेकर आपने एक बात हल्का सा उसको छूने की कोशिश की पहलू को, लेकिन क्या ये इस राजनीतिक दौरे से गल्फ कंट्रीज के साथ हमारे जो रिलेशंस हैं, पॉलिटिकल रिलेशंस की मैं बात करूंगा, उन पर किस तरह का असर आपको नजर आता है? देखिए गल्फ कंट्रीज के साथ हमारे रिश्ते बहुत मजबूत हैं, और उनको आप जानते हैं मोस्टली गल्फ कंट्रीज ने भी इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश कर लिए हैं। अब्राहम अकॉर्ड के बाद तो करीब करीब सभी कंट्रीज ने कर लिए हैं, तो उसमें उनको कोई आपत्ति नहीं है। एक्चुअली हमें थोड़ा सा जो आपत्ति मैं समझता हूँ हुई होगी विदेश मंत्रालय को, भारत सरकार को, वो उस चीज पे हुई होगी जब सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन किया, कि उसमें सऊदी अरेबिया ने अपनी सेंसिटिविटी इंडिया के प्रति नहीं दिखाई, जबकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारे रिश्ते सऊदी से बहुत करीब है, वो इस तरह का कार्य नहीं करेगा। है कि उसमें ऐसी क्लोज डालना कि एक के ऊपर हमला दूसरे के ऊपर हमला माना जाएगा, ये मेरे को लगता है थोड़ा सा भारत को पसंद नहीं आया होगा। तो ये चीज जरूर एक थोड़ा सा खटास सऊदी के साथ लाएगी, बट अदरवाइज ऐसी कोई दिक्कत नहीं है किसी के देश के साथ। और यूएई के साथ भी आप जानते हैं आजकल सऊदी के रिश्ते थोड़े से टास में पड़े हुए हैं। वही कारण था कि यूएई के प्रेसिडेंट हमारे यहाँ आए थे, वो भी चाह रहे थे कि एक डिफेंस का अश्योरेंस इंडिया से मिले। तो कुल मिला के हमें हमास और जो आतंकवादी संगठन उनका तो हम हमेशा विरोध कर रहे हैं, लेकिन पैलेस्टाइन को हमने हमेशा सपोर्ट किया है। इजराइल को पता है कि पैलेस्टीनियन, हम चाहते हैं कि पैलेस्टाइन का एक अपना देश बने, टू नेशन थ्योरी को हम सपोर्ट करते हैं, दोनों देश अपना इंडिपेंडेंस रहे। तो ये चीजें तो उनको भी पता है, सब देशों को पता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हमारी जो रिलेशंस हैं इजराइल के साथ, वो मैं समझता हूँ कि दो फील्ड्स में बहुत ज्यादा है। एक तो आपका एग्रीकल्चर में है, दूसरा डिफेंस टेक्नोलॉजी में है, और अब एआई में बढ़ेगा, वो भी डिफेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा सेक्टर होगा। फिर इंटेलिजेंस शेयरिंग का एक बहुत बड़ा ये पॉइंट और मैं आपको ऐड करना चाहूंगा कि इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है वो इजराइल और इंडिया के बीच में बहुत गहरी है, और हम चाहेंगे कि उसको और गहरी बनाई जाए। इजराइल की जो सैटेलाइट्स जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से लोकेटेड हैं, और वो बड़ी प्रिसाइज इंफॉर्मेशन देते हैं उनकी जो चीजें हैं। तो ये मैं चाहता हूं कि ये चीजें और आगे बढ़ेंगी डेफिनेटली, अपार्ट फ्रॉम जो तनाव है वो कम करने के अलावा। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर कपिल आनंद जी जुड़े हैं, थोड़ा सा तकनीकी खामी की वजह से थोड़ा देरी से जुड़े हैं, लेकिन 5 मिनट का वक्त बचा है। मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा वक्त उनको दिया जाए ताकि वो भी अपना पहलू रख सकें। 2 दिन का दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजराइल दौरा। आप इसको पॉलिटिकली और जो हमारे डिफेंस रिलेशंस को देखते हुए या डिफेंस हमारे तंत्र को मजबूत करने की दिशा में आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरे ओवरऑल दौरे को, 2 दिन के दौरे को? नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगा सर, ये प्रॉब्लम हुई जिस वजह से मैं जुड़ ही नहीं पाया, और बहुत ही अच्छे विषय के ऊपर सर हम ये चर्चा कर रहे हैं। और सर मेरा ये मानना है कि केवल जो है ये रक्षा का मामला नहीं है सर ये इस दौर में भारत के प्रधानमंत्री जी की यात्रा हो रही है इजराइल में, जिस समय आप देखिए कि ईरान का और अमेरिका के बीच में जो है वो तीसरे दौर की बात होने वाली है, या युद्ध का खतरा सा लग रहा है। आप देखें कि दूसरी तरफ जो है वो गाजा पट्टी को लेकर जो है अमेरिका और इजराइल जो है वो वार्तालाप कर रहे हैं। या वेस्ट बैंक की अपन बात करें कि जो वेस्ट बैंक का जो 60% जो हिस्सा है जो इजराइल के पास में है,
और आप देखें इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। आप देखेंगे जो वेस्ट एशिया है, वेस्ट एशिया इस वक्त जो है नई जियो पॉलिटिक्स की धुरी की तरफ जा रही है। और इस दौर के अंदर मुझे लगता है सर कि जहां ये जो सैन्य सौदे हैं, इसके साथ साथ कई और ऐसे विषय हैं जिनके ऊपर वार्तालाप हो सकती है। सर आतंकवाद को मैं इसमें एक प्रमुखता दूंगा। आप देखेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर जब हमने किया, उस वक्त इजराइल एक ऐसा देश था जो भारत के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था, और उन्होंने कहा कि जिन्होंने ये इस तरह के कृत्य किए हैं उनके साथ उनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। इसके अतिरिक्त द्विपक्षीय वार्तालाप हो सकते हैं, एआई कृषि को लेकर वार्तालाप हो सकता है, जल प्रबंधन को लेकर बात हो सकता है, व्यापार को लेकर बात हो सकती है। निश्चित रूप से इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें जो है वो इस विजिट के ऊपर है। 2017 के अंदर भारत के प्रधानमंत्री जी इस यात्रा पर गए थे। 8 साल बाद में जो है वो इस यात्रा के ऊपर वो पुणे जा रहे हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो इजराइल की जो संसद है उसको भारत के प्रधानमंत्री जी संबोधित करेंगे। इससे पहले 2015 में जो भारत के राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी साहब, उन्होंने संबोधित किया था। तो एक सर बड़ी महत्वपूर्ण चर्चाएं, हालांकि मैं इस विषय पे बहुत सारी बातें शेयर करना चाहता था, लेकिन एक समय अभाव और एक ये जो सूचना प्रौद्योगिकी जिस कारण से मैं जुड़ नहीं पाया, मैं माफी कोई बात नहीं। हम क्योंकि अभी 2 दिन का उनका सफर रहेगा, तो 2 दिन में अगले चर्चाओं के दौर में फिर हम आपसे जुड़ेंगे, वापस बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप तीनों ने ये बात सही कही कि ये सिर्फ भारत के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये ग्लोबल साउथ के लिए, भारत को अपनी जगह बनाने के लिए, पश्चिम एशिया में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए दौरा काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। और उसके साथ ही संदेश भी दिया जाएगा पड़ोसी मुल्कों को, और साथ ही हमारी भारत की जो जनता है उसको भी अपने आप में एक आत्मविश्वास पैदा होगा कि हम अब भारतीय जो हैं वो पूरी दुनिया में अपने आप को मजबूत कह सकते हैं। हमारा जो सुरक्षा तंत्र है वो मजबूत है, हमारी सीमाएं चाक चौबंद है, और हम धीरे धीरे ग्लोबल लीडर की भूमिका में आगे आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस दौरे से इस दिशा में बढ़ते हुए कदम और मजबूती से बढ़ते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार, थैंक यू।